आज पितृपक्ष की शुरुआत है। पितृपक्ष का स्मरण ही तो घर की असली शक्ति है। पवन आता है लोटा हाथ में लिए हुए। माँ, ये जल मैं कुएं से लाया हूँ, ठंडा है, शुद्ध है। अच्छा किया बेटा, यही जल आज पितरों को अर्पित होगा। याद रखो, पितरों को स्मरण करना सिर्फ एक रस्म नहीं, ये कर्तव्य है। माँ सच बताऊं, ये सब थोड़ा पुराना सा लगता है। लोग अब रील में पूजा दिखा देते हैं, असली रस्म कौन करता है आजकल। बेटी, रील तुम्हें लाइक देंगे पर पितरों का आशीर्वाद ही जीवन देगा। अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। मत भूलो, मत भूलो। आशीर्वाद आशीर्वाद। हीरा कौआ हाथ में दही चूड़ा और गुड़ लेकर आंगन में आता है। नूरी बहन, आज पितृपक्ष का पहला दिन है तो सोचा कि मैं भी साथ दूं। ये दही चूड़ा और गुड़ पितरों को बहुत प्रिय है। हीरा भाई, आप हमेशा सही वक्त पर आते हो। सच में पड़ोसी वही होता है जो परिवार जैसा हो। देखा, यही मोहल्ले की असली ताकत है। सब मिलकर याद करते हैं तो रस्में और भी पवित्र हो जाती है। शायद आप लोग सही कह रहे हो। सब लोग आंगन में पीढ़े के चारों ओर बैठ जाते हैं। बीच में तिल चावल और पिंड रखते हैं। सब हाथ जोड़ लो, पितरों को याद करने का समय है। सभी हाथ जोड़ते हैं। पवन जल लेकर खड़ा होता है। माँ, क्या मैं अर्पण करूँ? हाँ बेटा, जब बेटा पितरों को अर्पण करता है तो मानो पूरी वंश परंपरा खिल उठती है। पवन धीरे धीरे जल और तिल अर्पित करता है। हवा हल्की तेज हो जाती है। दिया और तेज जलने लगता है। माँ, ये हवा अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? ये पितरों का संकेत है कि वो हमारे अर्पण को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार है, स्वीकार है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। माँ सच बताऊं, जब आप सुबह ये से तैयार कर रही थी ना तो मुझे सब बोझ लगा था कि ये सिर्फ पुरानी रस्में हैं, लेकिन जब पवन भैया ने जल अर्पण किया और ये हवा चली, ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हवा सच में हमारे ऊपर आशीर्वाद रख रही हो। यही तो है बेटी, ये रस्में सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। ये रिश्तों की डोर है जो हमें उन लोगों से जोड़ती है जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला, और अब भले ही हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा हमें देख रही है। छोटी हीरी, तुम्हें याद है दादी कैसे हमें हर त्योहार पर कहानी सुनाती थी? वही दादी आज हमें देख रही है। शायद वो मुस्कुरा रही होगी कि हम अब भी उनकी यादों को जिंदा रखे हुए हैं। जिंदा है, जिंदा है, यादें जिंदा है, यादें जिंदा है। माँ, आज मैं कोई रील नहीं बनाऊंगी। ये पल कैमरे में कैद नहीं होनी चाहिए, ये तो दिल में रहना चाहिए। नोनी बहन, सच कहूँ, मैंने बचपन में अपने पिता को यही करते देखा है। तब समझ नहीं आता था कि अर्पण से क्या बदलता है, लेकिन आज जब खुद बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा हूँ, समझ आता है कि ये रस्में हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाती है। जिम्मेदारी? हाँ बेटा, सोचो हमारे पूर्वजों ने कितने मुश्किलों से मेहनत करके ये घर, ये खानदान खड़ा किया। उनकी मेहनत की नींव पर ही तो हम खड़े हैं। तड़पड़ सिर्फ जल चढ़ाना नहीं है, ये मान्यता है कि हम उनकी अधूरी इच्छाओं और मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या ये रस्म सिर्फ पितरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है? जड़ें मजबूत है, जड़ें मजबूत है। तर्पण पूरा होते ही अचानक हवा तेज होने लगती है। आंगन का दिया जो हल्की लो से जल रहा था अचानक और तेज जलने लगता है। तुलसी के पत्ते हिलते हैं। सब चौंक कर देखते हैं। माँ, ये लो इतनी तेज कैसे हो गई? हवा इतनी तेज भी नहीं है। ये पितरों का आशीर्वाद है बेटा। वो हमें बता रहे हैं कि हमारी श्रद्धा उन तक पहुँची है। माँ, मुझे लग रहा है जैसे दादी सच में यहीं खड़ी हो, जैसे उनके हाथ ने मेरे सिर पर आशीर्वाद रखा हो। ये चमत्कार नहीं है, ये विश्वास है। जब मन सच्चा होता है तो पितृ हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। तोता और कबूतर दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद कहकर। आशीर्वाद, आशीर्वाद। हमेशा साथ, हमेशा साथ, हमेशा साथ।
नोनी चिड़िया थाली में से दही चूड़ा और गुड़ सबको बांटती है, सब मिलकर खाते हैं। बस यही असली तृप्ति है। पितरों को याद करो, उनका आशीर्वाद लो और फिर उस आशीर्वाद को बांटो। देखना यही आशीर्वाद हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। आज मुझे सच में लगता है कि दादा दादी और हमारे सब पूर्वज हमारे आसपास ही हैं। अरे शायद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि परंपरा बोझ नहीं होती, ये तो हमारे जीवन का सहारा होती है। याद रखना बच्चों, पितृ सिर्फ अतीत नहीं है, वो आज भी हमारे साथ है। उनका आशीर्वाद ही घर की सबसे बड़ी ताकत है। माँ, सच कहूँ तो अब दिल में एक सुकून है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें दुआ देकर चला गया। हाँ बेटा, और वही हाथ हमें आगे भी संभालता रहेगा। इस कहानी में पितरों का आशीर्वाद परिवार का जुड़ाव और परंपरा की गहराई दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि पितृ सिर्फ एक स्मृति नहीं बल्कि जीवन का आधार है। धन्यवाद। आखिर कैसे नोनी चिड़िया का जंगल ज़ोंबियों का घर बन गया? क्यों ये सब एक दूसरे को मारने के लिए और खाने के लिए तैयार हो गए? आइए देखते हैं शुरू से। कितने सालों बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे घर वाले देखकर कितना खुश होंगे। वैसे अपने घर का नजारा और जंगल की खुशबू में जादू है। मैं जाकर ऐसा करता हूँ, सबको सरप्राइज देता हूँ, देखता हूँ पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। कोई है क्या? हेरी बेटा, देखो कौन है। हेरी, ये कमबख्त इनका फोन सांस नहीं लेता। थोड़ी देर भी जो सांस ले ले। हाँ माँ, क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो आवाज लगा के? ओहो, मेरी बेटी परेशान हो गई। मेरी बेटे के कौन सा बिजनेस चल रहे हैं जो परेशान हो गई? फोन के अलावा भी कुछ दिखता है घर में? माँ भी है, भाई भी है जो शहर पड़ा हुआ है। कोई दिखता है या नहीं दिखता? हाँ बोलो, क्या काम है? मेरे डॉक्टर के पास चलना, तुम्हारा इलाज कराऊंगी मैं। क्यों? तुम्हें कम सुनाई देता है? बाहर गेट पर कोई है, गेट खोलो। कौन है? भगवान, एक आविष्कार तुमने घर में ही करे हैं हमारे। ये न जीने देते भैया मुझे। कौन? मैं हूँ पवन का दोस्त। लेकिन भैया तो शहर हैं। कौन है? भैया के दोस्त हैं। अंदर बुला ले घर में। नमस्ते। कहाँ से आए हो बेटा? पानी वानी पियोगे है? पी के आए हो? हाँ पीऊंगा। बुद्धि लाल कर दूंगी, महाराज बना दूंगी। मुझसे खेल रहा है, मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी। आपने कैसे पहचाना माँ? बेटा वो छोड़ो, ये बता कैसे सूख गया इतना? तो शहर में खाना वाना नहीं मिलता क्या? हाँ मम्मी, खाता तो हूँ। इतना कमजोर हो गया मेरे बेटा। अब आ गया ना, हमारा खून पीकर सही हो जाइए, ठीक है? माँ, आप भी ना मजाक करना नहीं छोड़ोगे। मिलने तेरा भैया आया है और इसे भूख न लगती तेरा फोन को? पूछ ले, इसके लिए भी खाना बना दे करूँगी तेरा फोन के लिए। हाँ ना, पता नहीं भैया मेरे लिए क्या लेके आए शहर से? तेरे लिए मैं शहर से गिफ्ट लाया हूँ। देख, ये छोटे छोटे कान के झुमके। भैया मुझे पता था आप खाली हाथ नहीं आएंगे। बस अब आ गया मेरे लाल। तो आया है तो घर फिर से रोशन हो जाएगा। अचानक बाहर से अजीब कहराने की आवाज आती है, जैसे कोई घायल जानवर हो। माँ, ये कैसी आवाज है? ये तो पड़ोसी हैं, लेकिन इनके शरीर पर खून और आंखें सफेद क्यों है? भैया क्या करेंगे? अब ये दरवाजा तोड़ देंगे क्या? हमें भी खा जाएंगे। तो माँ को लेकर पीछे रह, मैं देखता हूँ। हाँ, अब ये घर तक आ गए। जंगल पूरा इनसे भर चुका है। हे भगवान, ये कैसा श्राप है हमारे जंगल पर? पहले तो ये घर था चिड़िया का, शांति का, अब मौत का घर बन गया। अचानक पीछे से खिड़की का शीशा टूटता है, एक ज़ोंबी अंदर घुसने लगता है। पवन पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसके सर पर मारता है। ज़ोंबी गिरता है लेकिन फिर से उठने लगता है। ये मर क्यों नहीं रहे भैया? ये अच्छे नहीं, इनकी मौत भी अलग होती है।
माँ ये मर नहीं रहे, आप सब कमरे में चलो जल्दी। बेटा अब कैसे करें, सारा जंगल ज़ॉम्बी बन गया, अब इन्हें बचाया कैसे जाए? माँ इन्हें मारा जा सकता है, बचाया नहीं। बेटा इनके बीच हीरा, कौवा, तोता और कबूतर है, इनके बिना कैसे जंगल चलेगा? भैया मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? छोटी हीरी, ये डरने का वक्त नहीं, समझदारी का वक्त है। देखो कैसे हराता हूँ इन्हें, सोचने दो मुझे। हाँ ये जो है सूरज की रोशनी में नहीं निकलते, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर सब जगह लाइट लगा देता हूँ, इनके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो ये इनके अंदर का वायरस खत्म हो जाएगा। बेटा ये कल करना। मम्मी आपकी बात ठीक है, लेकिन पापा मुझसे कह के गए थे कल करे सो आज करे सो अब। बस रुको थोड़ी देर, मैं सबको मजा चखाता हूँ अभी। पवन ऊपर जाके चारों पेड़ों पर लाइट लगा देता है। लाइट लगाने के बाद वापस अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मैंने लाइट लगा दी, लेकिन अब एक रिस्क लेना पड़ेगा हमें, उनके सामने जाना पड़ेगा, तभी वो हमारे पास आएंगे लाइटों के बीच में। लेकिन पवन कैसे, वो मार देंगे हम सबको। माँ मुझ पे भरोसा रखो। नोनी चिड़िया पवन की बात मान जाती है और वो लाइट के बीच में चली जाती है। पवन भी माँ के साथ चला जाता है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी उनके पास जाते हैं, पवन लाइट चला देता है और वो काफी चिल्लाते हैं। फिर अगले दिन वो सही हो जाते हैं। अब कैसे हो, तुम सब ठीक हो? हम तो ठीक हैं, हमें क्या होगा? माँ इन्हें कुछ नहीं पता, तुम भी कुछ मत बताओ इन्हें क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, आज पवन आया है, तुम सबसे मिलवाने लाई हूँ पवन को। फिर क्या, ऐसे पवन ने ज़ॉम्बियों से पूरे गांव की रक्षा करी। पवन ने इतनी कठिन परिस्थितियों में समझदारी से काम लिया, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी मरे भी नहीं और उनमें से ज़ॉम्बी वाला वायरस भी खत्म हो गया था। तो इसलिए कहते हैं परिस्थिति जो भी आए समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।